Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. चलिए आज हम वचन से स्टार्ट करते हैं। तो वचन की परिभाषा और वचन के कितने प्रकार हैं वो देखते हैं। वैसे तो ये भी बहुत इजी है, आपको पता भी होगा और बताने वाली चीज नहीं है, पर फिर भी हम जब ऑर्डर से पढ़ ही रहे हैं तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संज्ञा का बोध हो उसे वचन कहते हैं। ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध हो, किसका? संख्या का बोध हो, उसे हम वचन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं नदी का। ठीक है, तो नदी क्या हो गई? एक संज्ञा हो गई। और हम नदी को अगर संख्या के रूप में अगर सोचे कि वो क्या प्रेजेंट करती है, तो हम एक वचन में लेंगे उसको, क्योंकि एक नदी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया वचन। अब इसके दो प्रकार हैं। हिंदी व्याकरण में इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। एक वचन जिसे एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है, जैसे कि विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आ जाएगा नदी। ठीक है, क्या आ जाएगा? नदी एक वचन में। और वैसे ही अगर हम बहुवचन की बात करते हैं तो सेम, इसका भी डेफिनेशन सेम होगा। विकारी शब्द में जिस रूप से एक पदार्थ या एक व्यक्ति का बोध होता है, वहां बहुवचन में क्या हो जाएगा? अधिक पदार्थों अथवा अधिक व्यक्तियों का जो बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? नदियां। एक वचन में आ जाएगा नदी और बहुवचन में आ जाएगा नदियां। तो ये इतना ही पढ़ना है आपको, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। अब एग्जाम में आता भी नहीं है कि भाई बताओ एक वचन और बहुवचन बताओ, ऐसा कुछ नहीं आता। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम कारक। कारक में आपको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि अगर कारक की किसी भी विभक्ति का डेफिनेशन आपको दे दिया तो ऑप्शन नहीं बनेगा। बहुत सारे लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं और बहुत इजी है ये, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो फिर भी मिस्टेक करते हो। तो पहले तो कारक की परिभाषा देखते हैं कि कारक क्या है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका जो संबंध सूचित होता है या जो सूचित कराता है उसे कारक कहते हैं। अब ये संबंध किससे होगा? क्रिया से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक शब्द और जोड़िए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का संबंध सूचित होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब देखो कारक जो है वो मेन विभक्तियों से चलती है। विभक्तियां 7 है। 7 विभक्तियों का संबंध संज्ञा सर्वनाम से जो बताता है वही क्या है? कारक है। तो 7 विभक्तियां कौन कौन सी हैं? बोलिए, जल्दी बोलिए। 7 विभक्तियां। कर्ता है गर्भ को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, कर्ता ने कर्म को अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर और संबंध। मैंने यहाँ पे बोला था कितने हो गए? 3, 3, 6 और 2, 8। विभक्तियों की संख्या 8 है। लाइन करेक्ट करना चाहूंगी। विभक्तियों की संख्या 8 है। एग्जाम में पूछ सकता है विभक्तियों की संख्या कितनी है, तो विभक्तियों की संख्या 8 है। संबंध का की अधिकरण में पर संबोधन है। संबोधन हे ओ समथिंग इसी टाइप का है। तो
तो अब इसकी परिभाषा को देखते हैं, कौन कौन सा क्या क्या है। मैंने बताया कि कारकों की संख्या 7 है और विभक्तियों की संख्या 7 है। ठीक है, विभक्तियां जैसे कि हमने यूज किया, एक सेट में लिखा था कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, तो इसमें कर्ता कर्म करण संप्रदान ये सभी क्या है, कारक है, और इसके जो चिन्ह यूज किए जाते हैं वो है विभक्तियां। जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ ये विभक्तियां ऐड होती है, मतलब जुड़ती हैं, जब उनके साथ एक वाक्य का रूप लेती है तो वो कहलाता है कारक। आया आप समझ में? संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह जुड़ते हैं, जो एक वाक्य का निर्माण करते हैं, उसे हम कारक कहते हैं। कारकों की संख्या 8 है। ठीक है, हम एक एक करके सबका डेफिनेशन और एग्जाम्पल को डील करते हैं। पहला है कर्ता। कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता ने। विभक्ति क्या है इसकी, ने है। वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे तृप्ति पढ़ाती है तो तृप्ति क्या हो गई, कर्ता हो गई। सेकेंड आता है कर्म। क्रिया का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है, क्रिया का जिस शब्द पर प्रभाव पड़ता है उसे कहते हैं कर्म। जैसे कि यहाँ पे इसका भक्ति मैंने लिखा है बाजू में, को, कर्म को। जैसे मैं पत्र को लिखती हूँ, है ना, या मैं आप लोगों को पढ़ाती हूँ, या मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो वो क्या हो गया यहाँ पे कर्म। कि क्रिया का जो प्रभाव है वो किसके ऊपर पड़ रहा है, कर्म के ऊपर पड़ रहा है। पत्र को लिखती हूँ, ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद थर्ड है करण। जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, अर्थात यहाँ पे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम में क्रिया के शब्द का जहाँ पे बोध होता है उसे हम कहते हैं करण। जैसे कि मेरे द्वारा पत्र लिखा गया, तो मैं करण का रोल प्ले कर रही हूँ वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो विभक्ति है वो है से, के, द्वारा। ठीक है, तो ये हो गया करण। नेक्स्ट है संप्रदान। संप्रदान में इसका परिभाषा है जिसके लिए कुछ किया जाए या जिसको कुछ दिया जाए उसे कहते हैं संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को के लिए। जैसे मोहन के लिए भोजन, मोहन के लिए भोजन, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, संप्रदान। नेक्स्ट है अपादान से, लेकिन यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, किसी वस्तु के अलग होने का जो बोध प्रकट कराता है जो कारक, उसे कहते हैं अपादान कारक। और इसका चिन्ह क्या है, से। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, वो पूरे क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है संबंध। संबंध में क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे कहते हैं संबंध। इजी है, संबंध का मतलब सीधा रिलेशन है, जो रिलेशन शो करता है ऐसा कारक संबंध कारक कहलाता है। इसका काकेकी और रारेगी रिलेशन यूज होता है। जैसे कि मोहन की पुस्तक या मोहन का पुस्तक, या की नहीं है, मोहन का पुस्तक। किसका पुस्तक है, मोहन का। मोहन का पुस्तक है, तो का क्या प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, संबंध का रोल प्ले कर रहे हैं। अधिकरण। अधिकरण में क्रिया आधार को सूचित करने वाली संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, इसकी विभक्ति क्या है, में और पर। जैसे टेबल पर, ये कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो। तो इसका जो चिन्ह है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका परिभाषा। आई बात समझ में, इसका चिन्ह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे लास्ट में आता है संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव प्रकट करना। जैसे कि हमारे घर कोई अतिथि आता है तो उसे संबोधित करते हैं, अरे आइए आइए, आपका स्वागत है।
तो ये हुआ। अब इसमें डाउट्स कहाँ पर आते हैं, कुछ कुछ है इसमें जो चिन्ह जिसमें डाउट आता है, जैसे कि अपादान। बहुत लोगों को समझ नहीं आता अपादान में क्या होता है। अपादान में मेनली जो चीज सेपरेट हो जाती है, पूरी अलग होती है, जिसके जुड़ने की कोई संभावना नहीं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते के आपस में वापस जुड़ सकते हैं क्या? नहीं जुड़ सकते, तो वो क्या हो गया आपका अपादान हो गया। और किसमें हो सकता है डाउट? संप्रदान में भी हो सकता है, उसमें कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा। जैसे कि संप्रदान के लिए यूज हो रहा है, के लिए या को, तो ये इजी है, ये आपको समझ में आ जाएगा। संबंध भी समझ में आ जाएगा। अधिकरण में हो सकता है आपको दिक्कत। अधिकरण में क्या दिक्कत होगा? इसका जो चिन्ह है वो याद रखिए, में और पर, ठीक है। तो ये हो गया आपका कारक कंप्लीट। आप पढ़ते हैं सर्वनाम। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्व पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। इतना लंबा थोड़ा डेफिनेशन याद नहीं करना है, सीधा संज्ञा के बदले जो शब्द यूज होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 6 होते हैं। पहला है पुरुषवाचक, सेकेंड है निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसका और कैसे याद कर सकते हो? पुनी, प्रणी, अस, ठीक है। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ये हो गया शॉर्टकट। अब देखिए इसको क्या कहते हैं। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम से प्रश्न आते हैं। सर्वनाम के जो प्रकार हैं उसके चिन्हों को ध्यान से सुनिएगा, उसे याद करिएगा, क्योंकि वो शब्द में यूज करके क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं कि कौन सा सर्वनाम है, बताओ। तो प्रश्नवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषों के नाम के बदले जो सर्वनाम यूज होता है उसे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे पुरुष मतलब केवल मेल ही है, मेल और फीमेल मतलब स्त्री और पुरुष दोनों यूज होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो पहले क्या आएगा? जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं या हम, तो ये प्रथम पुरुष या फिर बोल सकते हो उत्तम पुरुष में आएगा। आप, ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष में मतलब प्रथम पुरुष में मैं अपने आप को बोल रही हूँ, हम लोग बात कर रहे हैं, ये हो सकती है। या जब मैं सेकंड पर्सन से बात कर रही हूँ, आपने पढ़ा, आपने आज पढ़ाई की, आप लोग कहाँ जा रहे हो, ऐसे टाइप की जो मैं शब्द यूज कर रही हूँ जिसमें हम 1-to-1 कन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? मध्यम पुरुष में। और जब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे वे लोग, वह, ये, ऐसे शब्दों को जब यूज कर रहे हैं, वे, ये, तो ये क्या हो गया? थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो गया अन्य पुरुष। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है, जहां पे निजता का बोध होता है, निजीपन का जो बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, मुझे याद नहीं है। निजवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है, मैं आप ही चला आता था, मतलब मैं आप ही चला, अपने आप काम कर लूंगा, मैं अपने आप चला जाता था, मैं अपने आप चला गया। तो वहां पे मैं क्या कर रही हूँ? अपने के लिए, मैं स्वयं के लिए, खुद के लिए, मैं अपने आप को बताने के लिए जहाँ पे सर्वनाम को यूज कर रही हूँ वो क्या रहेगा? निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप चले जाऊंगी, मैं अपने आप खा लूंगी, मैं अपने आप पढ़ा लूंगी, आप लोग अपने आप पढ़ लोगे, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब निश्चित ही, ये नाम से ही क्लियर है। वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का जो बोध होता है उसे कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। यही है वो आदमी, यही है वो लड़की जो पढ़ाती है। तो यहाँ पे क्या हो गया? यह या वह, ठीक है।
नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित वस्तु का जो बोध ना कराता हो, मतलब जिस चीज में निश्चितता ना हो, उसे निजवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में जाना जाता है। एग्जाम्पल, कोई था वहां। मैंने एग्जाम्पल लिया कोई था वहां। यहाँ पे मैं संभावना बता रही हूँ, मैं कंफर्म तो नहीं कर रही हूँ कि हाँ वहाँ कोई तो था। मैंने ऐसा नहीं कहा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये मेरा क्या हो गया, एक अंदाजा हो गया। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द यूज किए जाते हैं। पहला है कोई, दूसरा है कुछ। ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसा शब्द जो एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताए, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसका जो शब्द यूज किया जाता है वो है जो, सो। राम ने जो, सो खाना खाया। ये दोनों का यूज नहीं कर सकते, एक का ही यूज करिए यहाँ पे। मतलब दोनों आएगा, तो मैं एग्जाम्पल में एक यूज करना चाह रही थी। जो और सो दोनों चीजें यूज किए जाते हैं। जैसे कि थोड़ा सा खाना, ये बोल सकते हो। तो ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जो प्रश्न को इंगित करते हैं। लाइक मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ आपसे, बताइए क्या होगा इसका आंसर, मैं बोल रही हूँ, तो वो वहां पे क्या करें, मैं प्रश्न पूछ रही हूँ। तो यहाँ पे इसका जो चिन्ह है वो है कौन और क्या। कौन है वह आदमी, तुमने क्या खाना खाया। हम ऐसे जब शब्दों को यूज करते हैं तो वहां पे प्रश्नवाचक सर्वनाम का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम इसी तरीके से क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। आपको अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। और मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम लोग सैटरडे से, मतलब आज से ही लेक्चर, अपना जो भी अपडेटेड लेक्चर है वो सभी को ऑनलाइन डैशबोर्ड में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग उसमें जा करके पढ़ सकते हो। लॉगिन आईडी और पासवर्ड सर से आप ले सकते हो और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक यू। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.